वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 लीज। लीज के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में सबसे पहले हमने बात की कि लीज दो तरह की होती है, फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज। फिर हमने कहा कि साहब जो फाइनेंस लीज है वो कब पता चलता है, तो उसके लिए हमने इंडिकेटर्स देखे। फाइनेंस लीज की लेसी की बुक में भी अकाउंटिंग की, लेसर की बुक में भी अकाउंटिंग। फिर हमने बात की ऑपरेटिंग लीज। तो ऑपरेटिंग लीज के लिए हमने कहा कि साहब ये सिंपली रेंट की तरह ही होती है। एक जने के लिए वो रेंट इनकम होता है, दूसरे के लिए वो रेंट एक्सपेंस होता है। फिर हमने बात की सेल एंड लीज बैक। अगर कोई असेट का ओनर असेट को बेच देता है और उसको वापस लीज पे ले लेता है, तो हमने कहा कि अगर वो वापस लीज पे लेता है और फाइनेंस लीज पे वापस लेता है, इसका मतलब तो वो असेट को बेचना ही नहीं चाहता था। सिंपल सा तरीका था कि साहब उसने असेट को क्या किया है, उसने अपनी असेट को पहले दिया और फिर वापस लेके डीम्ड ओनर बन गया। तो हमने कहा कि उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में केवल आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी प्रॉफिट और लॉस आ रहा है उसे इमीडिएटली रिकॉर्ड ना करके लीज टर्म में बांट देना है, झंझट ही खत्म। फिर आपने कहा नहीं नहीं सर, वो तो वापस जब ले रहे हैं तो ऑपरेटिंग लीज पे ले रहे हैं। तो मैंने कहा फिर कोई बात नहीं है, हो सकता है उसको पैसे की जरूरत हो। तो अगर वो ऑपरेटिंग लीज पे वापस ले रहा है, तो अगर उसने असेट को फेयर वैल्यू से कम पे बेचा है और या फेयर वैल्यू पे बेचा है, फेयर वैल्यू पे बेचा है और उसे कोई भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है तुरंत रिकॉर्ड कर ले। फेयर वैल्यू से कम पे बेचा है और प्रॉफिट हुआ है तुरंत रिकॉर्ड कर ले। फेयर वैल्यू से कम पे बेचा है और लॉस हुआ है तुरंत रिकॉर्ड कर ले, लेकिन वो लॉस फ्यूचर में कंपनसेट नहीं होना चाहिए। अगर फेयर वैल्यू से ज्यादा पे बेचा है और प्रॉफिट हुआ है, तो वो ज्यादा वाला प्रॉफिट वो लीज टर्म में क्या कर देगा, डेफर कर देगा। ठीक है साहब, तो ये वाली बात हमने यहां तक पढ़ी थी। अब हम पढ़ते हैं इसी को आगे। क्या कहता है साहब, इसका एक क्वेश्चन करना था हमें, फटाफट से आप अपना क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपको मिलेगा पेज नंबर 68 पे, पेज नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 5। पेज नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 5। शेफाली ब्रो, यस। चलिए, ये बोलता है साहब, एच लिमिटेड सोल्ड मशीनरी, एच लिमिटेड सोल्ड मशीनरी हैविंग WDV of which was rupees 400 lakh, sorry, having WDV of 400 lakh to be। एच लिमिटेड ने एक मशीन जिसकी WDV मतलब बुक वैल्यू आज के दिन हमारी बुक्स में कितने में लिखी हुई थी, 400 पे, बी को सेल कर दिया 500 लाख। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। द सेम मशीनरी वाज लीज्ड बैक बाय बी टू एच, वो सेम मशीनरी बी ने वापस लीज पे दे दी एच को। द लीज बैक इज ऑपरेटिंग लीज, और वो लीज कौन सी है, वो लीज है साहब ऑपरेटिंग लीज। तो फिर क्या करें, पॉइंट नंबर 1, अलग अलग सिचुएशन दे रखी है। ये कहता है सेल प्राइस ऑफ ₹500 इज इक्वल टू द फेयर वैल्यू। चलिए साहब, अब हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि इसको करना कैसे है। देखो क्वेश्चन आपको क्या कहता है, सॉल्यूशन नंबर 5। सॉल्यूशन नंबर 5 ने मुझे कहा कि साहब केस नंबर 1,
अब केस नंबर 1 में मुझे क्या देखना है, मुझे देखनी है बुक वैल्यू, मुझे देखनी है सेल प्राइस, और मुझे देखनी है फेयर वैल्यू। अब ये कहता है साहब कि आपकी बुक वैल्यू कितनी है, आपकी बुक वैल्यू है केस नंबर 1, आपकी बुक वैल्यू है साहब 400, आपकी सेल वैल्यू है 500, और आपकी फेयर वैल्यू कितनी है, आपकी फेयर वैल्यू सेल वैल्यू के बराबर। तो हम कहते हैं साहब ये दोनों बराबर है, 500 और 500, मतलब हमने जो सेल की है वो फेयर वैल्यू भी की है, हमने कोई गलत सेल नहीं की है। तो बोले ये वाला जो आपको प्रॉफिट एराइज हुआ है, यहां पे आपको प्रॉफिट हुआ है, कितने का प्रॉफिट हुआ है, 100 का प्रॉफिट हुआ है। क्लियर, सही कह रहा हूं कि भाई बुक वैल्यू और सेल प्राइस का डिफरेंस हो गया आपका 100 रुपए का प्रॉफिट, जो आपकी सेल प्राइस है वो फेयर वैल्यू के बराबर है। तो क्या आपको ये 100 रुपए का प्रॉफिट इमीडिएटली अपनी बुक में रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, बिल्कुल। तो हम कहेंगे सेल प्राइस इज इक्वल टू फेयर वैल्यू, सेल प्राइस इज इक्वल टू फेयर वैल्यू, हेंस प्रॉफिट ऑफ ₹100 रिकॉग्नाइज इमीडिएटली, 100 रुपीज का प्रॉफिट इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। डन। सेकंड, ये बोलता है साहब अगर आपकी फेयर वैल्यू 600 हो, तो मैंने कहा चलिए मेरी बुक वैल्यू है 400, मेरा सेल प्राइस है 500, और मेरी फेयर वैल्यू है 600, मतलब मेरी जो सेल प्राइस है वो लेस देन फेयर वैल्यू है, मतलब मैंने जो असेट बेची है वो फेयर वैल्यू से कम प्राइस पे बेची है, और फेयर वैल्यू से कम प्राइस पे बेच के भी मुझे प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, मुझे 100 का प्रॉफिट हो रहा है। तो दोबारा से आप क्या लिखेंगे, आप ये लिखेंगे साहब सेल प्राइस इज लेस देन फेयर वैल्यू, जो सेल प्राइस है वो फेयर वैल्यू से कम है, हेंस प्रॉफिट ऑफ ₹100 रिकॉग्नाइज इमीडिएटली। डन। थर्ड देखिए, थर्ड पॉइंट में इसने कहा साहब फेयर वैल्यू इज 450, फेयर वैल्यू कितनी है 450, सेल प्राइस है 380। तो हमने कहा चलिए साहब मेरी बुक वैल्यू है 400, सेल प्राइस है 380, और फेयर वैल्यू है 450। तो अब सबसे पहले आप दोबारा इनको देखेंगे, क्या आपकी फेयर वैल्यू सेल प्राइस फेयर वैल्यू से कम है, ज्यादा है, बराबर है। तो आप कहते हैं साहब सेल प्राइस फेयर वैल्यू से कम है, कम है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये जो है, अब यहां पे प्रॉफिट है या लॉस है, यहां पे 20 का लॉस है। तो आप क्या लिखेंगे कि साहब आप लिखेंगे सेल प्राइस
is less than फेयर वैल्यू, सेल प्राइस फेयर वैल्यू से कम है, हेंस लॉस ऑफ ₹20 रिकॉग्नाइज इमीडिएटली। लेकिन एक कंडीशन और है, ये जो लॉस है ये फ्यूचर के लीज पेमेंट से कंपनसेट नहीं होना चाहिए, प्रोवाइडेड लॉस इज नॉट कॉम्पेंसेटेड बाय फ्यूचर लीज रेंटल्स। ये लो सर, ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए पॉइंट नंबर 4 देखिए। पॉइंट नंबर 4 कहता है साहब फेयर वैल्यू है 400, सेल प्राइस है 500। चलिए पॉइंट नंबर 4, बुक वैल्यू 400, सेल प्राइस जो है वो है 500 और फेयर वैल्यू है साहब 400। तो इसका मतलब यहां पे सेल प्राइस फेयर वैल्यू से ज्यादा है, सेल प्राइस फेयर वैल्यू से ज्यादा है। तो हम क्या करें, तो हम कहते हैं साहब इन द गिवन केस सेल प्राइस इज मोर देन फेयर वैल्यू, hence profit above fair value will be deferred in lease term, that is profit of 100 will be deferred। क्योंकि ये देखो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 100 का, और ये पूरा प्रॉफिट फेयर वैल्यू से ऊपर वाला है, फेयर वैल्यू से ज्यादा का प्रॉफिट है। तो उस प्रॉफिट को क्या कर देंगे, लीज टर्म में डेफर कर देंगे। दैट इज योर आंसर नंबर 4। के बाद आपका आता है साहब ई पॉइंट, आंसर नंबर 5। ये क्या कहता है, यहां पे ये कहता है कि फेयर वैल्यू है 460, सेल प्राइस है 500। चलिए साहब, तो बुक वैल्यू, सेल प्राइस, फेयर वैल्यू, बुक वैल्यू 400, सेल प्राइस 500, फेयर वैल्यू 460। तो सबसे पहले तो सेम आंसर लिखना है, क्या लिखेंगे, इन द गिवन केस सेल प्राइस इज फेयर वैल्यू, hence profit above fair value
will be deferred in lease term and profit till fair value will be recognized इमीडिएटली। तो इन्होंने क्या कहा कि भैया आपका सेल प्राइस है वो फेयर वैल्यू से ज्यादा है, सेल प्राइस जो है वो फेयर वैल्यू से ज्यादा है। तो सेल प्राइस फेयर वैल्यू से ज्यादा है तो फेयर वैल्यू से ज्यादा वाला प्रॉफिट, फेयर वैल्यू से ज्यादा वाला प्रॉफिट डेफर कर दो और फेयर वैल्यू तक का प्रॉफिट इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लो। तो हमने कहा कि 460 माइनस 400 फेयर वैल्यू तक जितना प्रॉफिट कमाए तो हम कहते हैं प्रॉफिट ऑफ ₹60 विल रिकॉग्नाइज इमीडिएटली। प्रॉफिट ऑफ ₹60 विल रिकॉग्नाइज इमीडिएटली। 60 का प्रॉफिट तो इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं एंड 500 माइनस 460 जो फेयर वैल्यू से ऊपर वाला प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑफ ₹40 विल बी डेफर्ड। और 40 के प्रॉफिट को क्या कर देते हैं, डेफर्ड कर देते हैं। प्रॉफिट ऑफ ₹40 विल बी डेफर्ड। 40 के प्रॉफिट को क्या कर देंगे, डेफर्ड कर देंगे। ओके, कोई दिक्कत है? नहीं है। लास्ट पॉइंट, लास्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है, ये कहता है साहब आपकी जो फेयर वैल्यू है, आपकी जो फेयर वैल्यू है, सॉरी पहले बुक वैल्यू, बुक वैल्यू है 400। फिर ये कहता है साहब सेल प्राइस है वो है 390 और फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू जो है वो है 350। अब इस क्वेश्चन में एक अलग बात दिखाई दे रही है जो अभी तक की किसी भी क्वेश्चन में नहीं दे रखी थी। एक अलग बात आपको दिखाई दे रही होगी जो अभी तक के किसी भी क्वेश्चन में दिखाई नहीं दे रही थी। सर क्या कोई बता सकता है क्या? वो केवल इसी पॉइंट पे आई है, अभी तक के किसी भी क्वेश्चन में नहीं थी। 5 पॉइंट में केवल इसी क्वेश्चन में है। क्या पॉइंट है? जैसे ही मैंने क्वेश्चन देखा मुझे ये पता चल गया कि मेरा सेल प्राइस फेयर वैल्यू से ज्यादा है, मेरा सेल प्राइस फेयर वैल्यू से ज्यादा है। लेकिन एक प्रॉब्लम और भी है, जैसे ही मैंने फेयर वैल्यू को देखा तो मुझे पता चला कि फेयर वैल्यू तो बुक वैल्यू से भी कम हो गई, फेयर वैल्यू तो बुक वैल्यू से भी कम हो गई। यस और नॉट? तो सबसे पहला काम, इन द गिवन क्वेश्चन, इन द गिवन क्वेश्चन book value is also more than fair value, hence A।
impairment loss will be recognized immediately. That is 400 minus 350 is equals to 50. तो ये कहता है कि साहब सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, अपनी असेट को अपनी बुक में फेयर वैल्यू पे लाइए, क्योंकि आपने अपनी बुक्स में अपनी असेट की वैल्यू को फेयर वैल्यू से भी ज्यादा पे लिख रखा है। तो सबसे पहले तो आप अपनी असेट को किस पे लाइए, फेयर वैल्यू। मतलब आप अपने यहाँ पे 50 का लॉस रिकॉग्नाइज कीजिए इमीडिएटली। अब जैसे ही आप 50 का लॉस रिकॉग्नाइज करेंगे तो अब आपकी बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब आपकी रिवाइज्ड बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी, 350। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 390, और फेयर वैल्यू कितनी दे रखी है, 350। अब आप दोबारा कीजिए साहब, पहले आपने 50 का लॉस रिकॉग्नाइज कर लिया, अब आप चेक कीजिए आपका सेल प्राइस फेयर वैल्यू से ज्यादा है, और अगर सेल प्राइस फेयर वैल्यू से ज्यादा होता है तो जो प्रॉफिट होता है तो हम कहते हैं साहब सेल प्राइस इज मोर देन फेयर वैल्यू। सेल प्राइस फेयर वैल्यू से ज्यादा है, हेंस प्रॉफिट above fair value will be deferred in lease term, that is 390 minus 350 rupees 40 profit will be deferred। 40 का प्रॉफिट क्या कर दिया जाएगा, 40 का प्रॉफिट डेफर्ड कर दिया जाएगा। क्लियर है? ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन था। किसी को भी पूरे क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? क्लियर है? चलिए एक बार बेटा चेक कीजिए, मैं आपको बता रहा हूं आपके कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गए हैं। आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने 1 कर लिया था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 कर लिया, 12 कर लिया, 16 कर लिया, 17 कर लिया, 19 कर लिया, 20 कर लिया, 22 कर लिया, 26 और 29। ये 10 स्टैंडर्ड, क्या इनके अलावा भी कोई स्टैंडर्ड हुआ है या नहीं हुआ है, मुझे बता दीजिए एक बार। प्रियंका अच्छिता चेक करके बता दो, क्या इन 10 स्टैंडर्ड 1, 9, 12, 16, 17, 19, 20, 22, 26, 29, क्या इनके अलावा भी कोई स्टैंडर्ड हुआ है क्या हमारा, या इनमें से कोई ऐसा हो जो नहीं हुआ है? मेरे अकॉर्डिंग ये हो गए, ये 10 स्टैंडर्ड हमने कर लिए।
यस सर। अब देखो, एक तो हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 करना है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वैसे आपका इंटरमीडिएट में पढ़ा हुआ होता है, फिर भी हमें एक तो 7 करना है, एक 10 और करना है फिक्स असेट वाला, जिसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहते हैं, एक 11 करना है। 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो हमें ये वाले करने हैं, और एक थोड़ा सा ब्रीफ देखना है 4 एंड 5। ये बहुत सिंपल सा होता है, 4 एंड 5 का एक थोड़ा सा ब्रीफ देखना है, बस एक डेफिनेशन पढ़नी है 4 एंड 5 से। तो ये हमें और करने हैं। पहले हम इनको करने से पहले हम कल से पढ़ेंगे हमारे इंड एस। ओके, पहले हम इंड एस करेंगे, उसके बाद में हम इनको करेंगे, वो हमारा कंटेंट है। तो कल से हम चालू करेंगे इंड एस। डन। ये बस स्टैंडर्ड हमारे यही है। देखो, ये सबसे मेन स्टैंडर्ड थे, जो हमने इनमें से बहुत सारे स्टैंडर्ड अभी तक पढ़े नहीं थे, वो हमारे स्टैंडर्ड थे। ये तीनों स्टैंडर्ड ऐसे हैं, 7, 10 और 11। ये फॉरेन एक्सचेंज है, ये फिक्स एसेट है, और ये कंस्ट्रक्शन। ये तीनों स्टैंडर्ड आपके स्पेसिफिकली पढ़े हुए हैं, तो ऐसा बहुत बड़ा कंटेंट नहीं है। और ये 4 एंड 5 में से तो हमें केवल 2-3 डेफिनेशन पढ़नी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। ठीक है, तो ये वाला आपका काम है। पहले हम कल से स्टार्ट करेंगे इंड एस, तो कल से एक बार मिस ना करें। स्टार्टिंग में हमें केवल ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने हैं, हमें केवल ओवरव्यू ऑफ इंड एस देखना है, क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए ओवरव्यू ही रेलेवेंट है। डन। तो हम फटाफट से हमारा इंड एस का ओवरव्यू करेंगे, और उसके बाद हमारे ये बचे हुए स्टैंडर्ड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।